नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। ठीक है। वर्ण परिभाषा वह छोटी से छोटी ध्वनि, ध्वनि मतलब आवाज़, आवाज़ मतलब साउंड, जिसके और टुकड़े न किए जा सके। अर्थात ऐसी ध्वनि, कोई भी ऐसी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सके। लेकिन ये ध्वनि कैसी होनी चाहिए? सार्थक, इसका कोई अर्थ होना चाहिए। जैसे अ, आ, क आदि, ये सब क्या है? वर्ण। ठीक है। वर्ण के कितने भेद हैं? वर्ण के दो भेद हैं। कितने भेद? दो। कौन कौन से? नंबर 1 स्वर और नंबर 2 व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? स्वर वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। अर्थात इन्हें बोलने के लिए किसी और वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, ई इत्यादि, ये सब क्या है? स्वर। और स्वर कितने हैं? स्वर हमारे पास हैं 11 स्वर हैं हिंदी में। कौन कौन से? अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये हमारे पास 11 स्वर हैं। लेकिन संस्कृत में हमारे पास कितने स्वर हैं? संस्कृत में हमारे पास 13 स्वर हैं। तो कौन सा फालतू है? एक दीर्घ री मतलब एक और एक और, ये दीर्घ री और दूसरा लरी। तो ये 11 में 2 प्लस कर देंगे तो कितने बन जाएंगे? 13। तो संस्कृत में स्वर कितने हैं? 13। अब देखते हैं व्यंजन किसे कहते हैं। व्यंजन क्या है? व्यंजन वे वर्ण जिन्हें बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। किसकी सहायता? स्वरों की सहायता। स्वर तो वो हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, अर्थात किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती। लेकिन यहाँ पर इन वर्णों को यानी व्यंजनों को बोलने के लिए हमें दूसरे वर्णों यानी स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे मान लो क, तो ये जो क है ये आधा है। क्यों? क्योंकि जितने भी व्यंजन हैं ये आधे होते हैं, और इसका आधे क को बोलने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? अ की। तो हम कैसे बोलेंगे? क। तो क्या समझ में आया कि स्वर वे वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, और व्यंजन वे हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। तो फिर व्यंजन कितने हैं? व्यंजन है हमारे पास 33। कौन कौन से? क, ख, ग, घ, ड, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न। और इसके अलावा प, फ, ब, भ और म। और कौन बचा?
य, र, ल और व, श, श, स और ह। ये क्या है हमारे पांचों वर्गीय व्यंजन। कौन से व्यंजन? वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन क्यों? क्योंकि हम इसमें जो है हर एक में 5 है, तो 5 5 का हमने क्या बना दिया? एक ग्रुप बना दिया, अर्थात एक वर्ग बना दिया। तो इसलिए हम क्या कहेंगे? वर्गीय व्यंजन। और इस वर्ग का नाम क्या रखेंगे? पहले वर्ण के नाम पे, यानी कि ये क्या है? क वर्ग, ये च वर्ग, ये ट वर्ग, ये त वर्ग, ये प वर्ग। इसका मतलब क्या हुआ? अर्थात प वर्ग का मतलब है कि प, फ, ब, भ और म, ये सबको रिप्रेजेंट कौन करता है? प वर्ग। और ये क्योंकि इसमें जो है वो 4 4 है, इसलिए ये वर्गीय नहीं है, ये अवर्गीय है। ये कैसे हैं? अवर्गीय व्यंजन है। ठीक है जी। आइए अब इन स्वरों और व्यंजनों को और आगे बांटकर देखते हैं। जैसे हमारे जो स्वर कितने थे? 11 स्वर थे ना। कौन कौन से हमारे स्वर थे? अ, आ, इ, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है जी। अब ये जो अ है, यानी कि इसकी आवाज़ कम क्या है? इसकी आवाज़ क्या है? कम। तो ये हमारा लघु स्वर, इसे हम लघु स्वर कहते हैं। और इसकी आवाज़ ज़्यादा है, इसलिए ये दीर्घ स्वर। इसकी आवाज़ कम, ये लघु स्वर, ये दीर्घ, ये लघु, ये दीर्घ। ठीक है। तो हमारे अ, ई, उ और ऋ, ये हमारे चारों क्या हो गए? लघु स्वर। और फिर आ, ई, उ और ऋ, ये हमारे चारों क्या हो गए? दीर्घ स्वर। ए, ऐ, ओ, औ, ये हमारे क्या हो गए? संयुक्त स्वर। इनको संयुक्त स्वर क्यों कहा? क्योंकि ए कैसे बनता है? ए बनता है अ और ई को मिलाने पर क्या बनता है? ए। इसलिए ये जो है वो ए, ऐ, ओ, औ, ये हमारे क्या है? संयुक्त स्वर है। ठीक है जी। और कैसे इनको देखा जा सकता है? इन्हें ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत में भी बांटा जा सकता है। ह्रस्व स्वर कौन से हैं? वे स्वर जिनके बोलने में कम से कम समय लगे, कम से कम समय लगे, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर वे स्वर जिनके बोलने में ह्रस्व से 2 गुना समय लगे। कितना? 2 गुना। यानी कि अगर इसको 1 मिनट लगा है तो दीर्घ स्वर को बोलने में 2 मिनट लगेंगे। दीर्घ स्वर वे जिन्हें बोलने में ह्रस्व से 2 गुना समय लगे। और प्लुत वे स्वर जिन्हें बोलने में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगे। 3 गुना यानी कि 3 गुना, तो वो प्लुत स्वर है। उदाहरण जैसे अ, उदाहरण आ। प्लुत स्वर का उदाहरण जैसे ओम, अर्थात ये ओ है, इसको 3 टाइम लंबा खींचना है। ओम।
इसका प्रयोग अधिकतर संस्कृत और संस्कृत में भी कहाँ, वैदिक संस्कृत में मिलता है। वर्तमान में इसका प्रयोग बहुत ही कम देखने को मिलता है। और ये अब बांटते हैं व्यंजनों को। व्यंजन जो है हमारे, इन्हें हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन, और नंबर 3 ऊष्म व्यंजन। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ यह है कि स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन जिन्हें बोलते हुए, जिन व्यंजनों को बोलते हुए जिह्वा मुख में विभिन्न अंगों से स्पर्श करती है। जैसे जितने भी वर्ग वाले हैं, कौन कौन से, यानी कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, यानी कि 5 के जो 5 वर्ग थे, क से लेकर और म तक, ये सब हमारे क्या हैं, स्पर्श व्यंजन। फिर दीर्घ व्यंजन क्या है, अंतस्थ व्यंजन क्या है? वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जिह्वा मुंह के अंदर, अंतः मैंने अंदर, तो मुंह के अंदर ही रहती है, उन्हें क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ यानी अंदर स्थित, अंदर कौन स्थित होगी, जीवा यानी जीभ। और ये कौन कौन से हैं, य, र, ल और व। ये हमारे जो व्यंजन हैं चारों, ये क्या है हमारे अंतस्थ व्यंजन। फिर ऊष्म व्यंजन क्या है? ऊष्म व्यंजन है जिन्हें बोलते हुए गर्म हवा मुंह से बाहर निकले। गर्म हवा मुंह से बाहर निकले, वो कौन कौन से हैं? वो है हमारे श, स और ह। ये चारों हमारे क्या हैं, ऊष्म व्यंजन। ठीक है जी। उसके बाद फिर इसके अलावा व्यंजनों को अघोष और सघोष के आधार पर भी बांटा जा सकता है। घोष मतलब घर्षण, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुंह में घर्षण पैदा हो, वहाँ पर जो है वो वे व्यंजन क्या कहलाएंगे, सघोष। और जहाँ पर घर्षण ना हो वो क्या कहलाएंगे, अघोष। 1 और 2 अघोष, 3, 4 और 5 सघोष। मतलब ये कि जो क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, ये हमारे क्या हो गए, अघोष। और सघोष कौन से हैं, यानी कि हर वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण क्या है, सघोष। ठीक है जी। आगे देखिए। फिर इसके अलावा और किस आधार पर बांटा जा सकता है, इन्हें बांटा जा सकता है अल्प प्राण और महाप्राण के आधार पर। अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण किसे कहते हैं, जिनका उच्चारण करते समय श्वास कम मात्रा में अर्थात अल्प मात्रा में खर्च हो, उसे अल्प प्राण कहते हैं। और वो कौन कौन से हैं, दूसरा और चौथा, यानी हर वर्ग का दूसरा और चौथा, यानी क, ख, ग, घ और ट, अर्थात एक वर्ग है और इसका कौन सा, ये दूसरा और चौथा, ये क्या है, अल्प प्राण। ऐसे ही च वर्ग का, ट वर्ग का, त वर्ग का और प वर्ग का। ठीक है। और जो बचे हैं वो कौन कौन से, वो तीसरा,
पहला, तीसरा और पांचवा, ये क्या है? महाप्राण। महाप्राण का मतलब क्या है कि इसमें जो है वो श्वास कम मात्रा में खर्च होता है, इसमें श्वास अधिक मात्रा में खर्च होगा, तो उसे क्या कहेंगे? महाप्राण। इसके अलावा तीसरा प्रकार है जिसे कहते हैं संयुक्त व्यंजन। वो क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन जैसे मान लो आपने देखा होगा क्ष, तो ये क और श और अ, इनको मिलाने से जो है क और श, इन दोनों व्यंजनों को मिलाने से हमारा जो है वो क्या बना? संयुक्त व्यंजन। अर्थात जहाँ पर व्यंजनों को स्वर रहित, कैसे? स्वर रहित व्यंजनों के मेल से जो नया व्यंजन बनता है उसे क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। क्ष, त्र, आधा थ, आधा र और अ। ऐसे ही प्र, आधा प, आधा र और अ। ऐसे ही ज्ञ, ज, य, अ, ज। ये सब हमारे क्या है? ये सब हमारे संयुक्त व्यंजन है। इसके अलावा हम देखते हैं कि वर्ण के जो है भेद, हमने वर्ण को समझा, वर्ण के हमने दो भेद समझे, एक स्वर और एक व्यंजन। इसके अलावा एक और भेद माना जा सकता है जिसे कहते हैं अयोगवा। क्या कहेंगे? अयोगवा। अयोगवा क्या है? अर्थात जो अंग और अ, ये जो दो स्वर बचे हैं इन्हें क्या कहते हैं? अयोगवा। इस अंग में ये सिर्फ बिंदी का मामला है, ये अ सिर्फ उसके उच्चारण के लिए है। अर्थात इस बिंदु को हम कहते हैं अनुस्वार। क्या कहते हैं इसको? अनुस्वार। क्या कहते हैं इसको? अनुस्वार। ठीक है, जो बिंदी होती है इसे क्या कहा जाता है? अनुस्वार। ये क्या है? अयोगवा। और इसका उच्चारण क्या? इसका उच्चारण नासिका, नाक से किया जाता है। आपने देखा होगा कई जगह पर जो है वो एक चांद के साथ बिंदी का प्रयोग किया जाता है, इसे अनुनासिक कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुनासिक। अर्थात जहाँ पर दीर्घ स्वर का प्रयोग होगा वहाँ पर चांद के साथ बिंदी आएगी, जैसे आँख, जैसे चांद। क्योंकि यहाँ पे दीर्घ अ है तो यहाँ पर क्या आई? चंद्र बिंदु, यानी अनुनासिक। और जहाँ पर जो है वो दीर्घ नहीं होगा, जैसे चंद, पंख, मंद, वहाँ पर किसका प्रयोग होगा? अनुस्वार का। किसका प्रयोग होगा? अनुस्वार का। अर्थात वहाँ पर खाली बिंदी आएगी, लेकिन जहाँ पर दीर्घ स्वर होगा वहाँ पर चंद्र बिंदु आएगी। इसके अलावा ये जो दो बिंदी आपने देखा होगा, जैसे प्रातः, अतः, इसमें ये जो दो बिंदियाँ हैं ये क्या है? इन्हें कहते हैं विसर्ग। क्या कहते हैं इसे? विसर्ग। और ये विसर्ग क्या कहलाती है? ये आधे ह की आवाज़ को प्रकट करती है। इसकी आवाज़ को? आधे ह की। प्रात, प्रात, प्रातः। ठीक है। तो एक और चीज़ जो आपको यहाँ जान लेनी चाहिए वो है हलंत। हलंत किसे कहते हैं? अक्सर आपने देखा होगा नीचे ये जो चिन्ह लगा होता है इसे हलंत कहते हैं। और इसका अर्थ यह है कि यह जिसके नीचे आएगा तो समझो वो अक्षर क्या है? आधा। वो अक्षर क्या है? आधा। जैसे मान लो म और ये, इसका मतलब क्या है? आधा म। त, इसका मतलब क्या है? आधा त। तो इसे हलंत कहते हैं। तो हमने जान लिया आज वर्ण के भेद, स्वर, व्यंजन और अयोगवा। उम्मीद है कि आपके कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है, यू कैन कमेंट इन द comment box. Thank you for watching. Have a good day.